Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are learning chapter 7, chemistry 9th class. This chapter is about electrochemistry. In previous lectures, we discussed about electrochemistry, redox reactions. In different cases, we explained oxidation and reduction processes, which are collectively called redox reactions. Then oxidation state was explained and short questions involved in these topics, they were also explained. Regarding these lectures, if you have any question, you can ask before starting our next lesson. That is our 2 days lesson about electrolysis of water. Yes, students, any question? No. बेटे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आप पहले पढ़ चुके हैं. There's a process of passing electricity through an electrolyte, after which that electrolyte splits into its component ions, and these ions move towards opposite electrodes where they are discharged. तो आज हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की पढ़नी है, तो इसमें वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी. तो बेटे जो प्योर वाटर है, इट्स अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. पानी अगर प्योर स्टेट में है, बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशंस हैं, ये दो आयंस ऐसे हैं जो पानी की आयनाइजेशन से बनते हैं. वाटर जो H2O है, इसकी आयनाइजेशन से H+ आयंस बनते हैं और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं, यानी हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस. तो ये दोनों जो हैं, यानी इनमें से हर एक की कंसंट्रेशन प्योर वाटर के अंदर कितनी होती है? 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो भाई लेकिन अगर हम इसमें एसिड कोई जो है उसके कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं, तो फिर कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है वाटर की. जब आप इसमें एसिड्स के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, then its conductivity will be improved. तो एसिड के ड्रॉप्स ऐड करने के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करें वाटर में से, तो एनायंस और कैटायंस जो हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं. एनायंस कौन से हैं? कौन से आयंस होते हैं? सर पॉजिटिव. तो नेगेटिव चार्ज होता है जिन पे. एनायंस उन आयंस को कहते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है. एनायंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो एनोड की तरफ जाते हैं, और कैटायंस जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इनको कैटायंस कहते हैं. अब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में आप देख सकते हैं एनायंस कौन से हैं और कैटायंस कौन से हैं. हसन यासिर आप बताएंगे वाटर की आयनाइजेशन से एनायंस कौन से बनते हैं? एहसान रजा. हाइड्रोक्सिल आयंस. हाइड्रोक्सिल आयंस, वेल डन. हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो एनायंस हैं, जबकि हाइड्रोजन आयंस कैटायंस हैं. ये जो बेटे आपके सामने डायग्राम है, ये हॉफमैन वोल्टामीटर कहलाती है. इस डायग्राम को हॉफमैन बंदे के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, तो वोल्टामीटर इसे कहते हैं. एक होता है वोल्ट मीटर, फिजिक्स में वोल्ट मीटर आपने पढ़ा हो, वो डिफरेंट है. वोल्टामीटर और होता है बेटे. वोल्ट मीटर जो होता है वो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है. पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है,
जबकि वोल्टामीटर जो है इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह सकते हैं वोल्टामीटर। अब इसमें आप देख रहे हैं ये अंदर ब्लूइश कलर के अंदर वाटर जो है उसको शो किया है, जिसमें फ्यू ड्रॉप्स हमने एसिड के ऐड किए हैं ताकि वो अच्छा कंडक्टर बन जाए। और ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड वाला है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया तो ये एनोड बन गया है, और दूसरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया तो वो कैथोड बन गया है। नाउ आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस जो बन चुके हैं इस वाटर के अंदर, तो हाइड्रोजन आयंस बेटे मूव करेंगे कैथोड की तरफ और हाइड्रोक्सिल आयंस मूव करेंगे एनोड की तरफ। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ आयंस, नेचर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोड्स, वोल्टामीटर, ये चीजें जो आपको बताएगी, ये क्लियर हैं? किसी की कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर वोल्टामीटर प्लीज रिपीट कर दें। वोल्टामीटर बेटे देखें इसके अंदर पानी डाला हुआ है। ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं ना लॉन्ग ट्यूब जो है, ये ऊपर रिजर्वायर होता है। इसके अंदर वाटर को हम फिल करते हैं। ये वाटर फिर जो है ऑटोमेटिकली ये साइड्स की जो ट्यूब्स हैं इनमें आता है। ये याद रखें, यहाँ जो आप स्पेसेस देख रहे हैं ये खाली नहीं होता, शुरू में यहाँ ऊपर तक पानी भरा होता है। ये ऊपर जो लोहियस आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, काक्स लगे हुए हैं जिनसे बंद किया हुआ है, तो यहाँ तक पानी इसमें भरा होता है, इस आर्म में भी और उधर वाले आर्म्स में भी। तो दोनों आर्म्स के अंदर टॉप तक, ये दोनों जो साइड्स के आर्म्स हैं इनमें ऊपर टॉप तक यहाँ तक पानी फिल्ड होता है। क्योंकि जब इधर का लेवल हम बढ़ा देते हैं रिजर्वायर के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसने पानी ने तो लेवल को बरकरार रखना होता है, वो हर तरफ भर जाता है। तो जब फिलिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ हवा की वजह से पानी ऊपर ना आ रहा हो, तो हम इस लिड को खोलते हैं। ये जो स्टॉपर ऊपर आप देख रहे हैं, स्टॉपर को खोलेंगे तो जब पानी इधर ऊपर तक आ जाता है तो फिर हम स्टॉपर बंद कर देते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे आर्म्स फिल हो जाते हैं वाटर से। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स। और दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो एनोड बन गया, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो कैथोड बन गया है। जब हम बैटरी का जो है वो स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से करंट पास होगा। करंट पास होने से पानी हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस में आयोनाइज होगा, स्प्लिट होगा, क्योंकि इसमें हमने एसिड के भी कुछ ड्रॉप्स डाले हैं ताकि पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। अब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिस्चार्ज होंगे। OH नेगेटिव आयंस एनोड पे डिस्चार्ज होंगे और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये बेटे यहाँ जो आप व्हाइट स्पेस देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन गैस अकोमुलेट हुई है जो एनोड पे बनी है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी क्योंकि हाइड्रोजन आयंस हैं जो जहाँ पे डिस्चार्ज होने हैं। ये एनोड पे जब हाइड्रोक्साइड आयंस डिस्चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में से होकर कैथोड पे पहुंचते हैं, और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयंस जो आते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर डिस्चार्ज होंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस इधर इकट्ठी हो रही है और ऑक्सीजन गैस जो है वो दूसरी साइड पे इकट्ठी हो रही है। हाँ जी, क्लियर है वोल्टामीटर? यस। अब इसके रिएक्शंस जरा दोबारा देख लें, रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले देखें, एसिड की प्रेजेंस में वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वाटर के हाइड्रोजन आयंस और OH नेगेटिव आयंस बने हैं। ये जहाँ पे जो आप 4 मॉलिक्यूल देख रहे हैं ना वाटर के, 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हम क्यों यूज करते हैं? हालांकि बैलेंस तो देखें, हम 4 ना भी ऐड करें फिर भी बैलेंस हो जाती है इक्वेशन, लेकिन 4 ऐड करने की रीजन क्या होती है? जब हम 4 मॉलिक्यूल पानी के आयोनाइज करवाएं तो 4 आयंस हाइड्रोजन के और 4 हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। ये चारों हाइड्रोक्सिल आयंस डिस्चार्ज होते हैं तो 4 इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है, साथ 2 वाटर के भी बन गए। इसी तरह
वो 4 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए उधर, वो 4 हाइड्रोजन आयंस अब्सॉर्ब करेंगे, गेन करेंगे, और 4 हाइड्रोजन के एटम बनते हैं जो कि आपस में मिलकर 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो बेटे 4 वाटर के मॉलिक्यूल लेने का मकसद ये था कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमारे पास कंप्लीट बन जाए। ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, इसकी खातिर 4 मॉलिक्यूल पानी के यूज किए गए हैं। अदरवाइज हाइड्रोजन जो है उसके लिए तो 2 ही काफी थे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल जो है उसके देखो ना 4 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए हैं, तो हाइड्रोजन के तो 2 मॉलिक्यूल बने हैं। एक मॉलिक्यूल के लिए तो 2 आयंस ही 2 हाइड्रोजन आयंस काफी थे, और 2 हाइड्रोजन आयंस के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल सफिशिएंट थे। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम लेते फॉर एग्जांपल, तो एक हाइड्रोजन आयन बनना था और एक OH नेगेटिव आयन। तो बेटे एक हाइड्रोजन आयन से सिर्फ एक एटम बनना था हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन चूंकि मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पूरे करने के लिए हमने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस लिए। और ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तब बनता है जब 4 हाइड्रोक्साइड आयंस डिस्चार्ज होते हैं, और 4 हाइड्रोक्साइड आयंस के लिए हमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये रीजन थी इसकी। अब आप जरा रिएक्शन को देखें। वाटर की आयोनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो हुई, तो उससे हाइड्रोजन आयंस और OH नेगेटिव आयंस बने हैं। एनोड के ऊपर आपको मालूम है कि हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चारों हाइड्रोक्साइड आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो एनायंस कहलाते हैं। एनोड पे आएंगे, वहां डिस्चार्ज होंगे, तो इससे 4 OH के फ्री रेडिकल बनते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। वो जो 4 OH ग्रुप बने हैं वो आपस में मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं उनसे, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मींस के 4 हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस जिन्हें हम कहते हैं, तो इनके डिस्चार्ज होने से 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने, एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये सर्किट में से होकर कैथोड पे जाएंगे, और सोल्यूशन के अंदर से जो कि अब वाटर है जिसमें कुछ एसिड हमने डाला, तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये भी कैथोड पे जाएंगे। हाइड्रोजन आयंस विल पिक अप दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बिकम डिस्चार्ज टू हाइड्रोजन एटम्स। 4 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, बनेंगे, जिनमें से 2-2 आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देंगे, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बन गए। ये आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सेपरेट दिखाए गए हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन देखें क्या हुआ। ओवरऑल रिएक्शन में तो जस्ट देखें वाटर हमने लिया था, और वाटर से ये नहीं कि ये हमारा रिएक्टेंट है, और इससे प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो हैं वो हासिल हो रही हैं। आप इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को देखें, ये किस रेशो में मिल रही हैं, 2 और 1 की रेशो में। देखो इसके 2 मोल हैं, इसका 1 मोल नहीं लिखा, तो यहाँ 1 हुआ ना। तो वॉल्यूम की रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2 और 1 की ही होती है। तो चूंकि वाटर की डिस्चार्जिंग से, वाटर की आयोनाइजेशन और उसके बाद आयंस की डिस्चार्जिंग से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम 2 और 1 की रेशो में हासिल होते हैं। यही वजह है कि आप अगर इधर डायग्राम में देखें, तो हाइड्रोजन वाली साइड पर यहाँ पे देखें डबल स्पेस जो है वो शो की है, जबकि ऑक्सीजन वाली साइड जो है उधर ऑक्सीजन का वॉल्यूम उससे कम शो किया है, तकरीबन यानी हाफ शो किया है। अब इसकी रीजन का भी पता चल गया कि इधर ज्यादा गैस क्यों इकट्ठी हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डबल वॉल्यूम में प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? No, sir. ये रिएक्शंस क्लियर हैं सबको? एहसान रजा, आपको भी क्लियर है? बड़े जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें, एक्टिव होकर बैठा करें। नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल, या जिसे वोल्टेक सेल कहते हैं। ये पहले हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़े हैं, अभी आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया जा रहा है, या वोल्टेक सेल जिसको कहा जाता है। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है
जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और करंट जनरेट होता है। पहले सेल्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, उनमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के जरिए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाया, जबकि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वोल्टेक सेल के अंदर। इसकी स्पॉन्टेनियस क्या होगा, उसका मतलब क्या होता है? किसका? डेफिनेशन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है इटसेल्फ, ऑन इट्स ओन, बगैर किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, एक्सटर्नल एड के बगैर करंट वगैरह आपको नहीं देना पड़ा जैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देना पड़ता था। तो ये खुद ब खुद हो रहा है। इसकी एग्जांपल है डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल, डैनियल सेल जो है वो इसकी एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें। डैनियल सेल के अंदर बेटे दो सेल होते हैं। हर सेल जो है इसको हम हाफ सेल कहते हैं। यानी एक्चुअली क्या है, पूरे वैसे पूरा एक सेल है, जैसे कि हम वोल्टेक सेल कह रहे हैं या गैल्वेनिक सेल कह रहे हैं, तो इसके अंदर दो हाफ सेल हैं। ये लेफ्ट हाफ सेल कहलाता है और ये राइट हाफ सेल कहलाता है। दोनों सेल्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो डिफरेंट मेटल्स के हैं। लेफ्ट हाफ सेल के अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड है जो कि 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है, यानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम जिंक सल्फेट का लेते हैं। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी मेटल का 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमने लेना होता है। राइट हाफ सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का बना होता है और उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो कॉपर सल्फेट लेते हैं, वो कॉपर सल्फेट लेते हैं, यानी कॉपर का ही सॉल्ट होता है 1 मोलर सॉल्यूशन। दोनों हाफ सेल्स को हम इस सॉल्ट ब्रिज के जरिए आपस में मिला देते हैं। सॉल्ट ब्रिज के जरिए दोनों को आपस में मिलाते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम सल्फेट होता है जो जेली लाइक मटेरियल के ऊपर सपोर्टेड होता है, और इस सॉल्ट ब्रिज के जो दोनों एंड्स हैं ये पोरस होते हैं जो आयंस की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। अब इसका काम क्या होता है, जब ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का होता है तो नेट चार्ज अकमुलेट हो जाता है दोनों हाफ सेल्स के अंदर। उस चार्ज को खत्म करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जो है वो रोल प्ले करती है। अगर वो चार्ज अकमुलेट हो जाए तो डैनियल सेल काम करना स्टॉप कर देगा। इस डैनियल सेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चार्जेस को खत्म करने के लिए जो नेट चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं सॉल्ट ब्रिज रोल प्ले करेगी। इसके अंदर से आयंस मूव करेंगे। देखिए ये जैसे एरो के साथ आप देख रहे हैं कि सल्फेट आयंस इधर से इधर को आएंगे और यहाँ पे जिंक आयंस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो चुका था उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अभी मैं इसकी वर्किंग में समझाता हूँ। ये देखें जो जिंक आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं एनोड के ऊपर, ये सर्किट के अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो V आप देख रहे हैं ये वोल्ट मीटर है, ये करंट की प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कि कैथोड के तौर पे काम कर रहा है। अब देखें ये जो दो मेटल्स हैं दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। जिंक का जो है वो ज्यादा है, कॉपर का कम है। यही वजह है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडाइज होना आप समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रही है, इसका हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक +2 चार्ज वाले आयंस बनाता है। तो जिंक आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सर्किट में चले जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनोड नेगेटिव चार्ज वाला है, जो कि आपको मैंने डिफरेंस में बताया था कि वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी तरह कैथोड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिवली चार्ज और यहाँ वोल्टेक सेल है या गैल्वेनिक इसमें पॉजिटिवली चार्ज।
लेकिन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। अब रिएक्शंस के हवाले से देखें, जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। पहले जिंक सल्फेट था, तो जिंक आयन और सल्फेट आयन तादाद में इक्वल थे। ये बात तवज्जो से समझ लें, मैं साल्ट ब्रिज का फंक्शन बता रहा हूँ। पहले जिंक सल्फेट था तो जिंक आयंस और सल्फेट आयंस इक्वल तादाद में थे। बाद में जब ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो जिंक आयंस लेफ्ट हाफ सेल में बढ़ना शुरू हो गए। तो जिंक आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं, सल्फेट नेगेटिवली चार्ज। चूंकि पॉजिटिवली चार्ज जिंक आयंस ज्यादा हो गए हैं तो लेफ्ट हाफ सेल जो है इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अब आप जरा राइट हाफ सेल को देखें, यहाँ पे कॉपर आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं, सल्फेट आयंस है सच मौजूद हैं। तो फिर राइट हाफ सेल में कौन सा चार्ज बढ़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो राइट हाफ सेल का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इधर पॉजिटिव बढ़ेगा तो करंट स्टॉप हो जाएगा, यानी सेल काम करना स्टॉप कर देगा। साल्ट ब्रिज क्या करेगी, ये सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन चूंकि यहाँ ज्यादा हो गई है, दोनों साइड्स को देखें ना, इधर भी सल्फेट आयंस हैं इधर भी सल्फेट आयंस हैं, तो सल्फेट आयंस ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाएंगे। इसके अंदर भी साल्ट ब्रिज के अंदर भी सल्फेट आयंस है, मैंने बताया ना पोटेशियम सल्फेट इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। तो सल्फेट आयंस इधर से यहाँ आएंगे, जो क्योंकि यहाँ सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन कम हुई है। सल्फेट आयंस जब यहाँ पे आएंगे नेगेटिवली चार्ज हैं, तो जो नेट चार्ज अकोमुलेट हुआ था पॉजिटिव चार्ज वो कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इधर से सल्फेट आयन जब निकले हैं तो यहाँ का भी जो नेट नेगेटिव चार्ज आया था, नेट कैसे निकालते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव और ओवरऑल नेगेटिव चार्जेस को प्लस करके निकालते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए थे ना, नेगेटिव ज्यादा, नेगेटिव तो जितने थे उतने ही थे, पॉजिटिव कम होने की सूरत में नेगेटिव चार्ज नेट चार्ज बन गया था। जबकि लेफ्ट हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज जो है वो उतना ही था, जबकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था जिंक आयंस मजीद बनने से। तो जब सल्फेट आयंस राइट हाफ सेल से लेफ्ट हाफ सेल में आएंगे तो दोनों सेल्स का जो चार्ज अकोमुलेट हुआ था वो खत्म हो जाएगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सेल दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर देगा। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्लियर हो गया? यस सर। अब जरा इधर की वर्डिंग देखें आपकी बुक में, जैसे उन्होंने बताया कि ईच हाफ सेल जो है इट हैज एन इलेक्ट्रोड जो कि डिप्ड होता है इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन उसके अपने सॉल्ट का है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड था एनोड तो जिंक सल्फेट उधर इलेक्ट्रोलाइट था, कॉपर का इलेक्ट्रोड राइट हाफ सेल में उसमें कॉपर सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। तो दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स टू एक्सटर्नल सर्किट। लेफ्ट हाफ सेल जो है इसमें इलेक्ट्रोड किसका था, जिंक मेटल का, जो कि 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ड है। राइट हाफ सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कि 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ड है। सॉल्ट ब्रिज बताया यू शेप ग्लास ट्यूब है। सॉल्ट ब्रिज की शेप कैसी होती है? यू शेप। यू शेप। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेटे सैचुरेटेड पोटेशियम सॉल्यूशन, सल्फेट। हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम सल्फेट जैसा मैंने बताया वो होता है, दैट इज सपोर्टेड ऑन ए जेली टाइप मटेरियल, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को सपोर्ट करने के लिए। और इसके जो एंड्स होते हैं सॉल्ट ब्रिज के वो पोरस होते हैं, पोरस मटेरियल जैसे ग्लास वूल है, ग्लास वूल का ग्लास फाइबर्स से बना हुआ मटेरियल, तो इससे इसके एंड्स जो हैं वो सील्ड होते हैं और पोरस मटेरियल है चूंकि ये ग्लास वूल, तो इसके थ्रू आयंस मूव कर सकते हैं। फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का क्या है, टू कीप द सॉल्यूशंस ऑफ 2 हाफ सेल्स न्यूट्रल। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस की माइग्रेशन के लिए एक पाथवे प्रोवाइड करना ताकि दोनों हाफ सेल्स न्यूट्रल रहें। अब ये आपको यस सर डैनियल सेल की रियल एग्जांपल क्या है जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं? डैनियल सेल इटसेल्फ एग्जांपल है वोल्टेक्स सेल की, ये गैल्वेनिक सेल जो है, ये जो आम होते हैं ना, ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह को स्टार्ट करने के जो बैटरीज वगैरह हैं ये सारे डैनियल सेल ही होते हैं।
ओके सर, तो इनमें भी सारा इस तरह का फंक्शन होता है? हाँ जी, इनमें सारा इस तरह का ही फंक्शन होता है इसी तरह जो आगे भी बिल्कुल यही बता रहे फंक्शन है। अभी आप देखें, इसके मैं रिएक्शन समझाता हूँ। वोल्टा के बारे में बताया कि अलेसैंड्रो वोल्टा, ये से क्या, अलेसैंड्रो वोल्टा, ये इटालियन फिजिसिस्ट था, एंड ही इज नोन स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल इन 1800। पहला इलेक्ट्रिक सेल, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल 1800 में अलेसैंड्रो वोल्टा ने डेवलप किया था। इसकी कंट्रीब्यूशन आपको बताई गई। अब आपको वर्किंग बताई जाएगी डैनियल सेल की। देखें, जिंक मेट, ये प्रोसेस में सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं उधर डायग्राम से ही, लेकिन जहां पे आप देखें ये जो प्रोसेसेस हैं वो सेपरेट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का जैसे बताया, इलेक्ट्रोड्स का। अब वर्किंग सेल की देखें। जिंक मेटल का हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कॉपर की निस्बत। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? हैं। जिंक। जिंक का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू बिकम ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज। ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरह टेंडेंसी टू बिकम रिड्यूस्ड, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का कम है, तो रिजल्ट ये होगा कि ऑक्सीडेशन होती है जिंक इलेक्ट्रोड पे। यहाँ पे एन स्मॉल लेटर आना चाहिए, Zn जो है सिंपल जब भी हो पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल होता है, ये मिस्टेक एन कैपिटल है। तो जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर आयंस सॉल्यूशन के अंदर से मूव करके कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएंगे जो कि कैथोड है, और वहां जाकर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेंगे और डिस्चार्ज होंगे। अब देखें, हाफ सेल रिएक्शन जो एनोड का है वो ऑक्सीडेशन का है, कि जिंक एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जिंक आयंस बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। कॉपर आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और कॉपर एटम्स बन रहे हैं। ये कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन इसका आपको शो किया गया कि जिंक प्लस कॉपर आयंस, क्योंकि जिंक के एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉपर के आयंस यूज हो रहे हैं। जिंक के एटम आयोनाइज हुए, जिंक आयंस बन गए। कॉपर के एटम रिड्यूस हुए हैं तो कॉपर एटम्स बन गए हैं। कॉपर आयंस रिड्यूस हुए, कॉपर एटम बन गए। एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि बैटरीज जो हैं जो कि यूज होते हैं फॉर स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स, फॉर रनिंग कैलकुलेटर्स एंड टॉयज एक्स्ट्रा, टू लिट द बल्ब। ये सारी एग्जांपल्स हैं डैनियल सेल की। हाँ जी, डैनियल सेल की वर्किंग सबको क्लियर है? यस सर। अब आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक या वोल्टिक, इसका डिफरेंस बताया गया। कंपैरिजन ही है दोनों का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इसमें वन कंप्लीट सेल होता है जो कि बैटरी से कनेक्टेड होता है, ठीक है, यानी वन यूनिट सेल है। जबकि गैल्वेनिक सेल में जो अभी आपने देखा, इसमें टू हाफ सेल्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड थ्रू सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों हाफ सेल्स उधर बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेकंड डिफरेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज। गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। तीसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जबकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चौथा डिफरेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर करंट यूज होता है फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, टू स्टार्ट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस आज खुद नहीं होना था वो रिएक्शन अगर करंट ना उसमें यूज करते तो। जबकि गैल्वेनिक सेल जो है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन आज खुद होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। कंपैरिजन क्लियर है दोनों सेल्स की? यस सर।
Short questions. Why are the strong electrolytes termed as good conductors? But strong electrolytes ionize completely or ionize to much extent and produce large number of ions. Since ions are charge carriers, so they are strong electrolytes. They are good conductors. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ने चूंकि आयंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए और आयंस चार्ज कैरियर्स हैं, लिहाजा वो गुड कंडक्टर हुए। सेकंड क्वेश्चन है कि डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन? बेटे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस नहीं बनाते, इसलिए तो वो नॉन कंडक्टर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? हाजिर क्या डिफरेंस है? सर एक अच्छे कंडक्टर होते हैं और एक अच्छे नहीं। ठीक है, इजान से ज्यादा आप क्या बताएंगे? सर जो स्ट्रॉन्ग होता है उसमें सर वो प्रोडक्शन होती है, जबकि वीक में नहीं हो पाती। ज्यादा आयंस की। जो स्ट्रॉन्ग Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो थोड़े आयंस प्रोड्यूस करता है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, Just weak, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड sir, weak, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड sir, strong. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पांचवा क्वेश्चन है कि विच फोर्स ड्राइव्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस? तो बेटे हम करंट यूज करते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ करंट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, जो कि कनेक्ट करते हैं हम सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ। छठा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? कौन सा रिएक्शन होता है हारिस? Sir, spontaneous, non-spontaneous, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस non-spontaneous. हाँ रिडॉक्स रिएक्शन होता है। What type of reaction takes place at anode in electrolytic cell? Sir, positive. रिएक्शन कौन सा होता है ये पूछा है। एनोड पे सर oxidation reaction. ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है एनोड के ऊपर, बेशक वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या वो वोल्टेक सेल होगा। एट्थ क्वेश्चन है कि व्हाई द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? बट उसको एनोड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस वजह से उसको एनोड कहते हैं। तीसरा दूसरा जो है वो कैथोड इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। 9% इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टुवर्ड्स व्हिच टर्मिनल हाइड्रोजन Sir, आयंस मूव? anode. Sir, anode. हाइड्रोजन आयंस किस तरह मूव करेंगे? Sir, anode तरफ. ये आयंस हैं, ये कैटायंस हैं? उनके थोड़ की तरफ मुँह कर। इजान बेटे ये कैटायंस हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन कैटायंस हैं, ये कैथोड की तरफ जाएंगे। Okay, sir. 10th क्वेश्चन है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस, बेटे आप बोलें, सब बोला करें, ये मत समझे कि हमसे मिस्टेक हो जाएगी। आप पढ़ रहे हैं, आप सुना नहीं रहे, आप बोलेंगे। देखें किसी की को अगर मिस्टेक होती है, गलती से भी वो उल्टा ऑप्शन बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होनी चाहिए सब बच्चों के अंदर, इसलिए खामोश मत बैठे रहे कि शायद हमसे क्वेश्चन गलत बोला जाएगा, आंसर गलत बोला जाए। नो प्रॉब्लम, यहाँ तो मैं करेक्शन के लिए बैठा हूं, अभी करेक्शन करवा लेंगे तो पेपरों में गलतियां नहीं करेंगे। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेयर इज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड? Sir, at anode. ऑक्सीजन बिल्कुल एनोड पे ही बनती है। Towards which electrode of the electrolytic cell move the cations and what do they do there? कैटायंस किधर जाते हैं? Sir, cathode. कैथोड की तरफ, बिल्कुल। और वहां जाकर वो क्या करते हैं? आसिक आप बताएंगे क्या करते हैं वहां जाकर? सर वहाँ पे कैटायंस वहां जाकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन, कैटायंस कोई भी हो जाए, जरूरी तो नहीं कि हाइड्रोजन हो, कोई भी।
बेटे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वहां जाकर, कैथोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, आप जनरल बताएंगे प्रोसेस जो होता है कि कैटायंस कैथोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। 12th क्वेश्चन है कि हाउ द हाफ सेल्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड होते हैं? by salt bridge, the salt बिल्कुल bridge. बिल्कुल, बाय सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? Sir, it allows the movement of copper sulfate to the other नहीं नहीं, जस्ट part of the मूवमेंट ऑफ cell. आयंस, नो नो, मूवमेंट ऑफ आयंस जस्ट कहेंगे। और इसका फंक्शन क्या है? इट अलाउज मूवमेंट ऑफ आयंस टू कीप बोथ हाफ सेल्स न्यूट्रल, दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखना आयंस की मूवमेंट अलाउ करके। अब बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इसमें सोडियम की मैन्युफैक्चर हम आज पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल है फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड जो है उससे हमने सोडियम मेटल बनानी है। आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस चुके समझ चुके हैं, अब ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है। आगे जो सेल्स आ रहे हैं, 2 सेल्स हैं आपके यहाँ, एक सेल हम आज पढ़ेंगे, दूसरा कल पढ़ लेंगे। मोल्टन सोडियम मेटल को हम हासिल करते हैं फ्यूज NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से, यानी कि मोल्टन NaCl जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और जो सेल यहाँ यूज होता है ये डाउन सेल है। डाउन सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही एग्जांपल है। डाउन सेल ये आपके सामने है, डाउन सेल। अगर आप डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो इसके अंदर सेंटर में ये ग्रेफाइट का ब्लॉक सा जो आप देख रहे हैं ये एनोड के तौर पे काम करता है। इसके बाहर ये देखें, ये आयरन का कैथोड शो किया, ये सिलेंड्रिकल होता है, मींस कि ये सिलेंडर की सूरत में चारों तरफ होगा। एनोड दरमियान में है, ठीक है, ग्रेफाइट ब्लॉक जो शो किया ये दरमियान में है, जबकि कैथोड जो आयरन का है वो चारों तरफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और दोनों के दरमियान ये जहां पे जो आप देख रहे हैं ये स्टील की स्क्रीन होती है। ठीक है, ये वायर गाज सी होती है, जाली सी होती है, फिल्टर समझ लें, जैसे फिल्टर होता है। इसका काम होता है कि जो सोडियम कैथोड पे बन रही होती है, सोडियम आयंस जो उधर कैथोड पे डिस्चार्ज होकर सोडियम बना रहे होते हैं वो, और यहाँ एनोड पर क्लोरीन बनती है, सोडियम और क्लोरीन का आपस में कांटेक्ट ना होने देना, अदरवाइज वो तो दोबारा NaCl बना देते। तो इस एनोड के ऊपर क्लोरीन जो है गैस वो बनती है क्लोराइड आयंस के डिस्चार्ज होने से। ये ऊपर डोम शेप सी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो इसके अंदर वो ऊपर को उठ जाती है। जबकि सोडियम मेटल यहाँ कैथोड पे हासिल होती है, और ये जो साइड ट्यूब आप देख रहे हैं सोडियम मेटल इधर से साइड ट्यूब के जरिए यहाँ इकट्ठी हो जाती है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का ये इनलेट है, ये ऊपर टॉप से जो आप देख रहे हैं, इधर से सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन स्टेट में हमारे पास होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है वो हम इधर से डालते हैं। फिर सुन लें कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड इधर से इसमें डालेंगे सेल के अंदर, डाउन सेल के अंदर, जिसके अंदर सेंटर में ये ग्रेफाइट का एनोड है और बाहर सिलेंड्रिकल ये आयरन का कैथोड है। एनोड और कैथोड के दरमियान एक बाउंड्री बनाई होती है जो कि गाज सी है, स्क्रीन सी होती है स्टील की। ये सोडियम और क्लोरीन की इंटरमिक्सिंग को अवॉइड करती है। देखिए लेबलिंग के अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि ये सोडियम और क्लोरीन की इंटरमिक्सिंग नहीं होने देती। और एक और चीज कि आपकी बुक में अगर ये जो एरो है इसको शायद यहाँ से स्टार्ट किया गया हो, तो आप याद रखें ये यहाँ से होना था। गाज ये होती है, स्क्रीन यहाँ पे है। इवन कि इसको हम डॉटेड लाइन से इसके अंदर शो करते हैं कि वाजे हो जाए कि ये स्क्रीन है। तो रिएक्शंस कैसे होंगे? एनोड के ऊपर क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे और क्लोरीन गैस बनेगी। ये जो आप ऊपर आप बबल से देख रहे हैं सर्कल शो किए हुए, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल शो किए हैं जो ऊपर को उठ जाएगी गैस। ये आउटलेट है क्लोरीन का। ये डोम शेप जो स्ट्रक्चर है ये इसी क्लोरीन की कलेक्शन के लिए बनाई गई है। जबकि सोडियम मेटल कैथोड पे हासिल होती है और उसको सेपरेट या साइड ट्यूब में हम स्टोर कर लेते हैं।
हाँ जी, सेल की स्ट्रक्चर समझ आ गई है सबको? यस सर। आगे इसकी वर्किंग देखें, डाउन सेल की वर्किंग देखें। फ्यूज सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। मोल्टन NaCl से सोडियम आयन बने और क्लोराइड आयंस। ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब करंट पास किया हमने डाउन सेल में से, आयंस माइग्रेट हुए टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो थे आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड थे बाय स्टील गॉज, और स्टील गॉज क्या करती है, प्रिवेंट करती है कांटेक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या थे इस सेल के? प्रोडक्ट्स क्या हैं हाजिर, आप बताएंगे? सर क्लोरीन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं है, सोडियम। सोडियम। सोडियम एंड क्लोरीन। हारिस आप बताएंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं हम डाउन सेल में? डाउन सेल का इलेक्ट्रोलाइट कौन बता सकता है? हसन या रिपीट द क्वेश्चन। हसन यासिर बताएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट दैट वी हैव यूज्ड हियर इन डाउन सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल? एलिजान आप बताएं। सर फ्यूज्ड NaCl। बिल्कुल, फ्यूज NaCl है। मोल्टन NaCl या फ्यूज NaCl जो है वही इलेक्ट्रोलाइट है, और तो हमने कुछ इसमें डाली नहीं। अब आयंस की मूवमेंट बेटा देखें। क्लोराइड आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एनोड के ऊपर, उससे क्लोरीन गैस बन रही है और ये कलेक्ट हो जाती है इन द डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर लिखी, इन्वर्टेड है ओवर द एनोड। उसके जरिए कलेक्ट कर लिया हमने क्लोरीन गैस को। सोडियम आयंस रिड्यूस हुए हैं कैथोड के ऊपर और मोल्टन सोडियम मेटल हासिल होती है। ये फ्लोट करती है ऑन द डेंसर मोल्टन सॉल्ट मिक्सचर। ये जो सॉल्ट मिक्सचर हमारे पास है, सॉल्ट मिक्सचर इसको क्यों कह रहे हैं कि इसी के अंदर तो अब सोडियम भी बनी है। पहले सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस हैं, फिर इसके अंदर सोडियम भी बनी, इसीलिए इसको मिक्सचर कहा जा रहा है। तो वो डेंसर है, उसके ऊपर ये फ्लोट करेगी और इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं इन साइड ट्यूब। ये आपने डायग्राम में देखा ना, ये साइड ट्यूब के अंदर इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब रिएक्शंस देख लें। देखें NaCl आयोनाइज हुआ, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बने हैं। हाफ सेल रिएक्शन एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन का था, उसमें क्लोराइड आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज हुए, क्लोरीन गैस बनी और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। दो क्लोराइड आयन से एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का बना और दो इलेक्ट्रॉन बने। ये क्लोरीन तो कलेक्ट हो गई ऊपर जो कोन शेप स्ट्रक्चर थी उसके जरिए, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सर्किट के थ्रू इस पे कैथोड पे पहुंचे। वहां दो सोडियम आयन जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो दो सोडियम के आइटम बनते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, सोडियम के आइटम्स बनते रहते हैं, क्लोरीन के भी आइटम्स बनते रहते हैं और मॉलिक्यूल बनते रहते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन गैस को हम सेपरेट कलेक्ट करते रहते हैं और सोडियम को अलग कलेक्ट कर लेते हैं साइड ट्यूब में। ओवरऑल गैल्वेनिक रिएक्शन देख लें, दैट इज सम ऑफ दीज टू हाफ सेल रिएक्शंस। यानी सोडियम क्लोराइड जो फ्यूज्ड है, इससे क्लोरीन गैस बनी है और सोडियम जो है वो मोल्टन स्टेट में हासिल हुआ, लिक्विड लिक्विड, यानी ये मोल्टन स्टेट में मिला। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर आपने कहा था कि ये सेल इलेक्ट्रोलाइट सेल की एग्जांपल है, सर यहाँ पे तो गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ है। कौन सा गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ? सर ये डाउन सेल। रिएक्शन को जो उन्होंने लिखा यहाँ पे, डाउन सेल के अंदर आप देखें कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने जो लिख दिया ना ओवरऑल गैल्वेनिक सेल, यहाँ पे गैल्वेनिक वैसे नहीं लिखना चाहिए था। ओवरऑल रिएक्शन ओनली, इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख दें, ये आपकी बुक में मेंशन्ड है, लेकिन गैल्वेनिक मेंशन ना करें। ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ दीज टू हाफ सेल रिएक्शंस। तो जो बेसिक टू टाइप सेल है सर, वो इलेक्ट्रोलाइट सेल है और एक गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेक सेल। हाँ जी, ये दो किस्म के सेल। आगे सारी टाइप्स हैं बाद में। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का?
No question? No. Okay, beta, then it is sufficient for today. Tomorrow we shall start the next lesson. हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी मैन्युफैक्चर आगे स्टडी करनी है, वो भी इसी तरह मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन वो हम कल ही पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। Yeah,